आज के टाइम में 9 से 5 की जॉब करना अब कोई नहीं चाहता। ज्यादातर युवा कॉर्पोरेट बोर्डरूम, एक्सेल शीट, उबाऊ प्रेजेंटेशन की बजाय अपना काम करना चाहते हैं। वहीं जो नौकरी से बंधे हैं वो भी पार्ट टाइम में फ्रीलांस करना चाहते हैं। इससे साइड का खर्चा निकल जाता है। लोगों की बदलती रुचि के बीच आज प्रोफेशनल्स के लिए फ्रीलांस काम करने के मौके जो हैं वो ढेरों हैं। आपके पास चाहे जो भी स्किल हो, आपको दुनिया के किसी भी कोने में फ्रीलांस काम करने का ऑफर जरूर मिल जाएगा। कोरोना के बाद आए लॉकडाउन के बीच फ्रीलांस का जो प्रचलन है वो काफी तेज हो गया है। अगर आप फ्रीलांस करने की सोच रहे हैं या फ्रीलांसिंग से जुड़े हुए हैं और मोटी कमाई कर रहे हैं, तो आपको टैक्स की देनदारियों को भी समझ लेना चाहिए। आपको बता दें कि फ्रीलांस से हुई कमाई टैक्स के दायरे में आती है। फ्रीलांसर्स को आयकर रिटर्न भरते समय ITR 3 या ITR 4 दाखिल करना होता है। यहाँ सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रीलांसर या फ्रीलांसिंग होती क्या है। तो फ्रीलांसर का मतलब है कि आप एक साथ कई कंपनी के लिए काम करते हैं। इसमें समय या घंटे का बंधन नहीं होता, ये प्रोजेक्ट के आधार पर होता है। अब इनकम टैक्स की परिभाषा में भी इसे जान लेते हैं। तो इनकम टैक्स अधिनियम के अनुसार आपकी बौद्धिक या शारीरिक क्षमताओं का प्रदर्शन करके अर्जित की गई कोई भी कमाई एक पेशे से कमाई ही मानी जाती है। इस कमाई पर व्यवसाय या पेशे से लाभ श्रेणी के तहत टैक्स लगाया जाता है। ज्यादातर कंपनी फ्रीलांसर्स की फीस से TDS काटती हैं। आयकर रिटर्न जमा करते समय फ्रीलांसर काटे गए TDS का दावा कर सकते हैं। आप फॉर्म 26AS से काटे गए TDS के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपके नियोक्ता द्वारा काटे गए सभी TDS की कुल राशि आयकर पोर्टल पर फॉर्म 26AS में उपलब्ध होती है। अब जरा जान लेते हैं कि फ्रीलांसर्स के लिए टैक्स की जिम्मेदारियां कैसे तय होती हैं। सामान्य नौकरी पेशों की तरह फ्रीलांसर्स को ITR दाखिल करते समय 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता है। फ्रीलांसर्स के लिए उनकी कमाई और खर्चों का हिसाब लगाने और उनकी टैक्सेबल इनकम का मूल्यांकन करने के लिए 2 तरीके मौजूद हैं। ये अकाउंटिंग के अप्रूवल्स और कैश बेसिस पर होता है। जिस भी अकाउंटिंग को आप अपनाते हैं तो उसी को सालों तक लगातार फॉलो करने की जरूरत होती है। आपको टैक्स बचाने के लिए इस उपाय को बार बार बदलने की मंजूरी नहीं है। अब जान लेते हैं कि सेक्शन 44 ADA के तहत इनकम की गणना आखिर कैसे होती है, ये कैलकुलेशन कैसे होता है। तो फ्रीलांसर की इनकम की गणना सेक्शन 44 ADA के तहत अनुमानित आधार पर की जा सकती है, बशर्ते आपकी कुल रिसिप्ट 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर कोई सेक्शन के तहत आता है तो उसे CA द्वारा ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर फ्रीलांसर्स की कुल रिसिप्ट 50 लाख रुपए प्रति वर्ष यानी हर साल से ज्यादा है, या वो ये सोचता है कि उसका शुद्ध लाभ उसकी कुल रिसिप्ट के आधे से भी कम है, तो वो बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन रख सकता है। फ्रीलांसिंग का काम भी सेवा के दायरे में आता है, इसलिए अधिकांश फ्रीलांस सेवाओं पर 18% GST लागू होता है। बिजनेस ऑनलाइन होने पर भी GST में कोई छूट नहीं मिलती है। भले ही ब्लॉगर अपने राज्य में अपने ब्लॉग पर स्पेस सेल कर रहे हों, फिर भी वो अपने GST के दायरे में आते ही हैं। अगर सेवाओं की कुल रकम 20 लाख रुपए हर साल से ज्यादा है तो GST अधिनियम के तहत उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये सीमा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 10 लाख रुपए है। साथ ही वो अपने व्यवसाय के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी क्लेम कर सकते हैं। इससे उनकी GST देनदारी कम होगी। तो इस तरह से अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसके हिसाब से आपका ITR तय होता है।